पाठ करने के लिए मैं श्रद्धेय श्री सूर्यलता को अनुरोध करता हूँ। जय गुरु। आलोचना प्रसंग षष्ठ खंड, डेट 9th December 1945, পেজ 165, 166। শ্রী ঠাকুর সন্ধ্যায় মাতৃমন্দিরের সামনের বারান্দার तख्तपोश ऊपर बिछानाয় বসে আছেন। श्री ठाकुर शाम को मातृमंदिर के सामने के बरामदा में तख्तपोश के ऊपर बिस्तर पर बैठे हुए हैं। बेश ঠান্ডা পড়েছে, काफी ठंड पड़ी है। गाয়ে চাদরটা জড়িয়ে বসেছেন। उनके बदन पर एक चादर ओढ़कर बैठे हैं। बिजली बातीर उज्जवल आलोय स्थानटी जल-जल करছে। बिजली बत्ती के उज्जवल उजाले से वो स्थान काफी हद तक उज्जवल हो रहा है। শ্রী ঠাকুরের চকচকে কপালে ওই আলোর আভা যেন মাঝে মাঝে चमक দিচ্ছে। श्री ठाकुर के चमकते हुए ललाट पर उस उजाले की आभा मानो बीच-बीच में चमक दे रही है। কেষ্টদা, মণিদা, স্পেন্সারদা, হেমপ্রভামা, ভেলকু প্রভৃতি আছেন। কেষ্টদা, মণিদা, স্পেন্সারদা, হেমপ্রভামা, ভেলকু ইত্যাদি हैं। শ্রী ঠাকুর কেষ্টদাকে লক্ষ্য করে বললেন, পোর্টেবল টকি মেশিন, হালকা সবাক চিত্রের যন্ত্রর কথা स्पेंसर के बोलेছিলাম। श्री ठाकुर केष्टदा को लक्ष्य करते हुए कहने लगे कि पोर्टेबल टॉकी मशीन यानी कि हल्का बातचीत करने की और फिल्माने की यंत्र का बात स्पेंसर को कहा था। वो पहले प्रोपेगेशन भावधारा विस्तार सुविधा है, वो पाने पर प्रोपोगेशन यानी कि भावधारा विस्तार की सुविधा होगी। छोटे छोटे बुकलेट पुस्तिका लिखे সেগুলো নিয়ে फिल्म ছবি করা লাগে। छोटे छोटे बुकलेट यानी कि पुस्तिकाओं को लिखकर उसी को लेकर फिल्म यानी कि चलचित्र बनाना चाहिए। মানুষের ভিতর মন্বন্তর অর্থাৎ মননধারার পরিবর্তন আনতে গেলে আনা লাগে থিয়েটার, সিনেমা, যাত্রা, কথকথা, যাজন, বক্তৃতা, নাটক, নভেল, গান এবং বাস্তব কর্মদীপনার ভিতর দিয়ে। मनुष्य के अंदर मननंतर अर्थात मनन धारा का परिवर्तन लाने के लिए लाना चाहिए थिएटर, सिनेमा, यात्रा, कथा, याजन, वक्तृता, नाटक, नॉवेल, गाना और वास्तव कर्मदीपना के द्वारा। সেই সব দেখে মানুষের ব্রেন মস্তিষ্ক অ্যাডজাস্টেড নিয়ন্ত্রিত হয় এবং তারা তদনুযায়ী চলে। इन सभी चीजों को देखकर मनुष्य का ब्रेन यानी कि मस्तिष्क एडजस्टेड यानी कि नियंत्रित होता है और वे सभी उसी के अनुसार चलते हैं। গানের সুরে বললেন, অমল ধবল পালে লেগেছে মন্দ মধুর হাওয়া। ठाकुर जी गाने के स्वर में कहने लगे, अमल धवल पाल में लगी है मंद मधुर हवा। ইষ্ট কৃষ্টির হাওয়া এনে দেন দেশে, তাহলে দেখবেন জাত কেমন তরতর করে এগিয়ে যায়। इष्ट कृष्टि की हवा लाइए देश में, तो देखिएगा जात किस तरह आगे बढ़ रही है। জনসাধারণ নিজের থেকে পথ চিনে নিয়ে উন্নতির পথে চলতে পারে না, কিন্তু চালালে অনেকেই চলতে জানে। जनसाधारण खुद से रास्ते को पहचान कर उन्नति के दिशा में नहीं चल पाते हैं, लेकिन उन्हें चलाने पर बहुत कोई चलना सीख जाते हैं। তাই আশ্রম বা মনেস্টারিজ মঠ অর্থাৎ সেন্টার টু গিভ দ্য এনवायरमेंट দ্য ইম্পালস অফ আইডিয়াল অ্যান্ড অ্যাক্টিভিটি পরিবেশকে ইষ্ট এবং সৎকর্মের প্রেরণা যোগাতে পারে এমন্তর কেন্দ্র দরকার। और इसीलिए आश्रम या फिर मॉनेस्टरीज यानी कि मठ अर्थात सेंटर टू गिव द एनवायरमेंट द इम्पल्स ऑफ आइडियल एंड एक्टिविटी यानी कि परिवेश के इष्ट और सत्कर्म की प्रेरणा जुगाने वाली ऐसी कोई केंद्र की जरूरत है। Monasteries should be in pity and power to serve life and combat hindrances thereto. জীবনীয় সেবা পরিবেশন করবার এবং তার বাধাগুলিকে বাধা দেবার মতো ধর্মপরায়ণতা এবং শক্তি থাকা চাই মঠগুলির, তাহলে ধর্ম জাগ্রত থাকে। Monasteries should be in pity and power to serve life and combat hindrances thereto.
यानी कि जीवनीय सेवा परिवेशन करने की और उनके बाधाओं को बाधा देने के लायक धर्मपरायणता और शक्ति रहनी चाहिए मठों की में। इसी से धर्म जागृत रहता है। মনেস্টারি মঠগুলি আগে ছিল এডুকেশনাল সেন্টার, শিক্ষা কেন্দ্র, রিসার্চ सेंटर, गवेषणा केंद्र। मॉनेस्टरी यानी कि मठ ही पहले एजुकेशनल सेंटर यानी कि शिक्षा केंद्र और रिसर्च सेंटर यानी कि गवेषणा केंद्र था। ऋषिर आश्रम के केंद्र करेই গড়ে উঠেছে আর্যদের শিক্ষা ব্যবস্থা। ऋषियों के आश्रमों को केंद्र करके ही बन उठा है आर्य समाज की शिक्षा व्यवस्था। ঋষিরা কিছু বেশিরভাগই গৃহী। ঋষি काफी हद तक गृही थे। ऋषिদের जीवन থেকেই বোঝা যায় गारस्थ आश्रम काके बोले। ऋषियों के जीवन को देखकर ये समझा जा सकता है कि गारस्थ आश्रम किसे कहते हैं। ধর্ম, কর্ম, শিক্ষা সেখানে এক সুতোয় গাঁথা। धर्म, कर्म और शिक्षा वहां एक सूत्र में बंधा हुआ है। তাদের কথা হলো ডু অ্যান্ড থিঙ্ক অ্যান্ড ডু টু এলিভেট yourself অ্যান্ড your environment টু দ্য আইডিয়াল। নিজেকে এবং পারিপার্শ্বিককে আদর্শে উন্নীত করবার জন্য কাজ কাজ করো এবং চিন্তা করো এবং কাজ করো। उनकी बातें ये थी कि डू एंड थिंक एंड डू टू एलिवेट योरसेल्फ एंड योर एनवायरनमेंट टू द आइडियल। यानी कि खुद को और पारिपार्श्विक के आदर्श में उन्नीत करने के लिए कार्य करो और चिंता करो और कार्य करो। जय गुरु। जय गुरु। श्रद्धा श्रोता अभी बहुत सुंदर भाव से और स्पष्ट भाव से आलोचना प्रसंगों का निर्वाचित अंश पाठ किया है और उनको हिंदी में अनुवाद करके बताया है। उपस्थित सभी दादा माँ की तरफ से मैं श्रद्धा को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। आज का जो विषय वस्तु है वो सारांश ऐसी है। इस प्रसंग में श्री श्री ठाकुर जी समाज में विचारधारा के जागरण और उन्नति के लिए सशक्त माध्यमों की आवश्यकता पर बल देते हैं। श्री श्री ठाकुर जी कहते हैं कि पुस्तिकाएं, फिल्म, नाटक, गीत, भाषण, जाजन जैसी साधनों के माध्यम से मनुष्य की सोच में परिवर्तन लाया जा सकता है। जब सही आदर्शों की हवा समाज में बहती है, तब जाति और समाज तेजी से आगे बढ़ते हैं। सामान्य लोग स्वयं मार्ग नहीं खोज पाते, परंतु उचित दिशा और प्रेरणा मिलने पर उन्नति की राह पर चलना सीख लेते हैं। इसी कारण आश्रम और मठों की आवश्यकता है। ऐसे केंद्रों जो वातावरण को आदर्श और सत्कर्मों की प्रेरणा दे। प्राचीन काल में मठ और ऋषि आश्रम ही शिक्षा और अनुसंधान के केंद्र थे। ऋषि प्रायशः गृहस्थ होते हुए भी धर्मों, कर्मों और शिक्षा को एक सूत्र में बांध कर जीते थे। उनका जीवन का सिद्धांत तो था कार्यों और चिंतन के माध्यम से स्वयं को और अपने परिवेश को आदर्श के ओर उन्नत करना। यही है आज का विषय वस्तु का सारांश। अभी मैं इस विषय वस्तु के ऊपर आलोचना करने के लिए पहले श्रद्धेय श्री ब्रजेश कुमार दा को अनुरोध करूंगा 10 मिनट आलोचना करने के लिए। श्रद्धेय श्री ब्रजेश कुमार दा। जय गुरु। वंदे लोक तिलकम सात्वत्वार्ता विभूषणम अमरकृतोत्सारणम बुद्ध लोक जीवनम प्रणय प्रमति आगदेवनम वंदे जीवन जीवनम सत्पुरुषम। आज के इस ऑनलाइन सत्संग ऑनलाइन आलोचना प्रस्तुति के इस पाठ के सेशन में जुड़े हुए सभी दादा माँ सभी को मेरा आंतरिक जय गुरु। आज का टॉपिक जो हमारा जो आइडियोलॉजी है श्री ठाकुर जी उनके प्रचार प्रसार के संबंध में ये टॉपिक है और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज के समय के हिसाब से, क्योंकि आज के समय में इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, लेकिन कैसे उसको करना है और ये जो हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ये भी शायद उसी माध्यम की ओर है। तो श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं कि एक्चुअली और उस टाइम 1945 में श्री ठाकुर जी स्पेंसर दा को बात की कि वो मूवी रिलेटेड कि पोर्टेबल मूवी जो मोबाइल कर सकते हैं उसके संबंध में चर्चा करें कि कैसे उस मूवी के माध्यम मूवी का जो मशीन होगा उसके माध्यम से कैसे प्रचार प्रसार किया जाएगा और कैसे ठाकुर जी बोल रहे हैं कि छोटी-छोटी कहानियाँ लिख करके फिर उनका मूवी बना करके उसको उसको प्रोपेगेट कराने की आवश्यकता है कि इतने सारे जो उन्होंने बातें बोली हैं, तो लोगों को
एक चीज़ जो हम लोग भी देखे हैं कि एक्चुअली अगर आप स्कूल में भी पढ़े होते हो कि थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स को जब आप बताया जाता है क्लिष्ट सत्य में, तो वो कभी-कभी डिफ़िकल्ट होता है माइंड को उसको कोरिलेट करने में लाइफ़ सहज रूप से जीवन में कैसे उसको अ, अडॉप्ट किया जाएगा। लेकिन अगर ये वही चीज़ जो हम कुछ चीज़ जो सिनेमा के माध्यम से देख लेते हैं या फिर हम नाटक कृत्य या फिर टॉक्स, लेक्चर्स, यही ठाकुर जी यहाँ बता रहे हैं कि इन सबका सहायता लेने की आवश्यकता है। उपन्यास म्यूज़िक, ये सभी का सहायता लेने की आवश्यकता है। प्रचार-प्रसार करने के लिए इन सभी माध्यमों का सहारा लेना पड़ता है। और सत्संग में हम देख रहे हैं कि अभी सत्संग में जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि कल्चरल एक व्हाइट बैंड आया। व्हाइट बैंड मतलब मैं इसको इसी रूप में देखता हूँ कि व्हाइट बैंड इज़ अ माध्यम कि कैसे लोगों में यंग जो जो मास है, जो म्यूज़िक को एक उस रूप में पसंद करते हैं जहाँ पर एक बड़ा गैदरिंग हो, उस रूप में प्रचार-प्रसार होता है। और इसी तरह से ये जो ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है हमारा, ये प्लेटफ़ॉर्म भी उसी माध्यम उसी दिशा का हम लोग एक बार मैं और शशिकांत इसके विषय में चर्चा भी कर रहे थे कि कैसे हम डिफरेंट टॉपिक्स को कैसे उसको समराइज़ करके लोगों के लिए सहज कर सकें। इतना सारा हम लोग मंथन कर रहे हैं, हर दिन 1-1 घंटे का मंथन है। और ये मंथन को हम कैसे समराइज़ करके शॉर्ट अम, आई डोंट नो हाउ वी कैन डू इट बट कैसे इसको किया जा सकता है, हम लोग इसके विषय में चर्चा कर रहे थे कि कैसे इसको हम लोग छोटा-छोटा जो एक-एक टॉपिक है, इसको कैसे-कैसे समराइज़ करके बुक फॉर्म में, बुकलेट फॉर्म में, पीडीएफ फॉर्म में, कैसे लोगों के बीच में हम लोग स्प्रेड कर सकें। इनफैक्ट बहुत सारे लोग जो अपने जो लोग सत्संगी लोग हैं, उनको भी बहुत सारी बातों के विषय में और अच्छा से कैसे इनको बताया जा सकता है। तो ये एक बात रहा। अब इसके बाद से ठाकुर जी बोल रहे हैं कि ये जो हम प्रचार-प्रसार कर रहे हैं, इसके लिए लेकिन एक एक फिज़िकल सेंटर्स भी होने की आवश्यकता है, जिसको मठ बोलते हैं। तो अभी जो मठ है अब ये मठ जो मतलब जो आजकल का जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, वो एक मतलब कमर्शियली ड्रिवन एजुकेशन सिस्टम हम लोग अभी रह रहे हैं। कि जो शिक्षा व्यवस्था है वो सरकारें फंडिंग करती है। हमारा फंडिंग पता है एजुकेशन के प्रति कितना है। एजुकेशन का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो फंडिंग है वो बहुत ही कम है। आई थिंक टोटल बजट का प्रोबेबली इट्स लाइक आई बिलीव कि 5 या 6% है। इस टाइम का जो एलोकेशन देखा था मैं तो करीब 60,000 या 70,000 करोड़ या 80,000 करोड़ के आस-पास ही बजट है टोटल टोटल कंट्री का एजुकेशन बजट। तो कितना ही सरकार खर्च कर पा रही है एजुकेशन पे। लेकिन उसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर्स में जितने सारे इधर इंस्टीट्यूशंस आ रहे हैं वो फंडिंग कर रहे हैं। तो ठाकुर जी बोल रहे हैं कि जो हमारा जो पुराने समय में जो एजुकेशन सिस्टम था, उसमें 2 इम्पोर्टेंट चीज़ था। एक तो ऋषि आश्रम, जो गुरुकुल सिस्टम जो हम लोग जिसको आज समझते हैं और दूसरा मठ। मठ मतलब कि एक्चुअली वही एजुकेशन सिस्टम ही हुआ करता है, जहाँ पर एक ऐसा स्थान जहाँ पर लोग अपने जीवन को जीने के लिए, जीवन को सहज रूप से कैसे वो अपने जीवन में जो वो कार्य कर रहा है, उसको कैसे वो वहाँ पे जाके कुछ सीख सकता है, अपने एनवायरनमेंट में जो वो समस्याएँ आ रही हैं, उसको वो कैसे वो उसके वो पार पा सकता है। इन्हीं सभी अ, जो इश्यूज़ को जो फेस करने के लिए जो उसको कोई एक एक ऐसा स्थान चाहिए, जहाँ पर वो डिस्कशन कर सके, मिल सके, लोग आपस में चर्चा कर सकें, वही मठ। और मठ में भी जो लोग ज्ञानी गुणी अभी भी हम लोग देखे हैं, जैसे कि कुछ मठ जो अभी भी हैं, जैसे कि जब शंकराचार्य जी थे, उन्होंने बहुत सारे मठ बनाए थे और भी पुराने समय के भी कुछ मैंने अपने बिहार में भी कुछ मठ देखे हैं, जो कि है अभी भी अवेलेबल है। यहाँ पर संस्कृत की शिक्षा और ये सब पढ़ाई अभी भी जाती है, वो सब अवेलेबल है। और और फिर ठाकुर जी बोल रहे हैं कि ऋषियों के विषय में जैसे हमने सत्यानंद सरमठ ठाकुर जी का पढ़ा है। ठाकुर जी पहले ही सत्यानंद का पहले ही पेज पे लिखा हुआ है कि भारत की अवनति तब से आरंभ हुई जब जब भारतवासियों ने ऋषियों को छोड़कर ऋषिपाद की उपासना आरंभ हुई। तो ये जो बात है कि जो हमारा जो जो आर्यन कल्चर के विषय में जो हमारा जो भी अंडरस्टैंडिंग था, वो ऋषि और उनके अराउंड का जो इर्द-गिर्द जीवन था, उनके और वो आजकल का एक कॉन्सेप्ट बन गया है कि कोई साधक है तो वो बिना शादीशुदा ही रहेगा, तो भी वो साधक है। ऐसा एक एक गलत म मेरा ये मानना है कि ये गलत ही तरह का प्रोपेगेशन हो गया है। पहले के ऋषि लोग जो भी थे वो सभी गृहस्थ ही थे और गृहस्थ में ही वो रिसर्च कर रहे हैं और वो फिर जीवन के जितने भी गूढ़ एस्पेक्ट के विषय में जितनी भी उनके जीवन का जो निचोड़ था और फिर बच्चे भी वहाँ उन्हीं के अराउंड पढ़ते थे, सेवा करते थे।
उसका एक 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 छोटा एक अच्छा चित्रण हमने उन्हें रामायण में देखा था कि रामायण में कैसे भगवान राम और वाल्मीकि जी के आश्रम में रहते थे और वो चीज़। तो इस टाइप का बहुत सारी चीज़ें जो है वो मतलब कि उस टाइम में था और आजकल के टाइम में वो चीज़ अब मिलना मुश्किल हो गया है और तो वो जो डिस्कनेक्ट है उसके विषय में सोचने की आवश्यकता है। तो मतलब मुझे ये वाला टॉपिक जो है इसको मतलब कि कुछ-कुछ मैंने पढ़ने की कोशिश की है, जैसे कि मैंने पैरेलल में अगर आप देखेंगे चिन्मयानंद जी का कुछ वीडियोज़ है, उसमें वो उन्होंने बहुत अच्छे से उपनिषद गंगा एक करके यूट्यूब सीरीज़ है, अगर आप उसको जाके देखेंगे तो उसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जो हम लोग मतलब कि बच्चों के लिए भी सहज शायद रूप में बनाने बच्चों को समझाने के लिए शायद उन्होंने बताया था। उपनिषद गंगा करके एकाधिक 25-30 एपिसोड है, वो देख सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ जो मैंने पैरेलल में देखने का कोशिश किया, समझने का कोशिश किया कि इस तरह से ही मतलब जो हम ठाकुर जी का बात है, वो ठाकुर जी की बात को हम कैसे स्प्रेड करेंगे, ये विषय में हम सबके मन में ही वो चिंता होनी चाहिए कि ठाकुर यहाँ अंत में है ना कि जो मठों का जो आइडियोलॉजी था डू एंड थिंक एंड डू टू एलिवेट योरसेल्फ एंड योर एनवायरनमेंट टू द आइडियल मतलब आदर्शमुखी जीवन बनाने के लिए आपको क्या करना है और एनवायरनमेंट को कैसे कैसे टर्न करना है, इस विषय में आपकी चिंता रहनी चाहिए और कर्म भी रहनी चाहिए। सिर्फ़ कर्म रहेगा सिर्फ़ चिंता रहेगा तो कर्म नहीं होगा। तो इस चीज़ को हमको अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है कि हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ नया कुछ सोच सकते हैं, कुछ नया कर सकते हैं। ये हमारे मन में ज़रूर चिंता रहनी चाहिए कि हम स ठाकुर जी को पकड़े हैं, तो उनको स्प्रेड करने के लिए, उनको सोसाइटी में ले जाने के लिए समाज के हर वर्ग में, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, हर वर्ग में सोसाइटी में कैसे हम ठाकुर जी की बातों को प्रचार-प्रसार करेंगे, ये चिंता हमारे मन में रहनी चाहिए। हम क्या कर सकते हैं? अभी जो हम जैसे कि मान लीजिए हम सब लोग जुड़ते हैं, लेकिन क्या ये जुड़ना ही सफिशिएंट है? इसको और कैसे इसको मटेरियलाइज़ कर सकते हैं? कैसे क्या हम एक साथ बैठ कर के क्या अभी हम मंथन कर सकते हैं? क्या हम कोई कुछ कुछ नया कुछ क्रिएटिव एक्टिविटी कर सकते हैं? कुछ जो जिसमें नए लोगों को जोड़ सके, ऐसा सोच हमारे मन में अंदर एक इसको बोलते हैं ना कि फ्री होल्ड डिस्कशन कर के और टॉपिक्स को कैसे सरल कर के क्या हम कोई लेक्चर्स ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, जहाँ पे कोई अच्छे लोग आके सोसाइटी के कुछ लोगों को गाइड कर सकें, स्कूल्स में जा सके, जहाँ बच्चों को हम कुछ बता सकें। इस टाइप की चीज़ों को करने की आवश्यकता है और ये टॉपिक को पढ़ के मुझे यही मेरे मन में विचार आए, तो मैं अपनी बातों को मैं यहीं पे विराम दूँगा। जय गुरु। जय गुरु। श्रद्धेय ब्रजेश कुमार दा बहुत सुंदर भाव से विषय वस्तु को आलोचना कर रहे थे। ठाकुर जी का जो आइडियोलॉजी था वो स्प्रेड करने के लिए जो पुस्तिकाएं, फिल्म, नाटक, गीत, भाषण, जाजन इस सब का कितना जरूरत है, इसके बारे में उन्होंने प्रकाश डाल रहे थे। और एक बहुत इम्पोर्टेंट बात इधर है कि आम जनता जो है वो अपना भला स्वयं मार्ग नहीं खोज पाते हैं, उनको गाइड करना पड़ता है। और लेकिन उनको अगर गाइडेंस दिया जाए तो प्रेरणा दिया जाए तो उन्नति का राह पर वो चलना सीख लेते हैं। काफी इम्पोर्टेंट बात है। एक बहुत सुंदर आलोचना रखे हैं और हम लोग भी एक्चुअली कल हम लोग एक ऑनलाइन डिस्कशन कर रहे थे कि कैसे कैसे ये स्प्रेड किया जाए, कैसे कैसे मीडिया का हेल्प लेके इसको आगे बढ़ाना जाए। तो जो दिनेश भाई भी बहुत सुंदर आइडिया दिए है, छोटा छोटा क्लिप बना के लोगों का बीच में अगर दिया जाए तो लोग अच्छा से उसको ग्रहण कर पाएंगे। तो बहुत सुंदर आलोचना रखे श्रद्धेय ब्रजेश कुमार दा। अभी मैं आलोचना करने के लिए श्रद्धेय श्री जगतपाल दादा को अनुरोध करूंगा 10 मिनट आलोचना करने के लिए। श्रद्धेय श्री जगतपाल दा। वन्दे लोकतिलकं सत्ततवार्ताविभूषणम् अमरकृत्युत्सारणं प्रबुद्धं लोकजीवनं प्रणय प्रमत्तजागदीपनं वन्दे जीवनं सत्पुरुषं। सभी को जय गुरु। आज श्रद्धा के साथ ठाकुर जी ऐसे बातें कर रहे हैं कि ये जो ठाकुर जी का जो विचारधारा है, इसको प्रचार और प्रसार की सुविधा के लिए पोर्टेबल टॉकिंग मशीन के जरिए अगर हम लोग जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो सभी को समझने के लिए बहुत सुविधा होगी। क्योंकि
हम लोगों ने एक बार देखा था, जब मेरी दीक्षा हुई थी 19 1993 में, तो भी मैंने ठाकुर जी के बारे में कुछ मतलब कुछ जानकारी नहीं था। तो इस दौरान मेरा जो बीच वाला भाई था, उन्होंने ठाकुर जी का दीक्षा लिया। लेने के बाद मैं बोला, तुमको ये ठाकुर जी का दीक्षा कैसे मिल गया? तुम तो किसी का बात नहीं सुनते हो, मम्मी पापा से कोई प्यार नहीं करते हो, उनकी बातों को कभी मतलब मानते नहीं हो, फिर तुम्हें दीक्षा ऐसे कैसे मिल गया है? तो बोला, पता नहीं, मैं गया तो फिर वो लोगों ने मेरे को ठाकुर जी के बारे में बताया, और मेरे को इस लाइन में मतलब आने के लिए ऐसा मन रेडी हो गया। तो मैंने ठाकुर जी का दीक्षा ले लिया। तो मैं बोला, चलो फिर हमको भी लेना है। तो ऐसा करके मेरा दीक्षा हुआ। होने के बाद एक एक साल के बाद हमारे गांव में, जब भी हम लोगों ने मतलब तभी हमारा स्टूडेंट लाइफ था, और गांव में जब आया, आने के बाद जब ठाकुर जी के बारे में हम लोगों ने सबको बताने लगे, तो किसी ने भी ठाकुर श्री श्री अनुकूल चंद्र जी का नाम किसी ने भी नहीं सुने थे। तो बाद में हम लोगों ने सोचा कि ठाकुर जी का ऐसा कोई मूवी, या तो जैसा हम लोग सिनेमा, रामायण, महाभारत ये सब जो देखते हैं, तो ऐसा कोई ठाकुर जी का मतलब वीडियो वगैरह या तो सीडी वगैरह रहेगा, तो हम लोग यहाँ पे अगर दिखाएंगे तो लोगों को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगा। क्योंकि आजकल ये मीडिया के जो माध्यम है, ये मीडिया के माध्यम से लोगों को ये सब जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत जल्दी क्लियर हो जाता है। इसीलिए हम लोगों ने एक सीडी कलेक्ट किया, जिसका नाम था दयाल ठाकुर। तो वो सीडी कलेक्ट करने के बाद हमारे गांव में तभी इलेक्ट्रिसिटी का भी प्रबंध नहीं था। तो हम लोगों ने वो जनरेटर वगैरह सब बुक करके वो सब लाया। लाने के बाद हमारे वहाँ एरिया में जितने पब्लिक थे, सब लोग आके इतने भीड़ बना के वो मूवी देखे। देखने के बाद बहुत लोगों का दीक्षा भी हुआ। तो कहने का मतलब वही ठाकुर जी बोल रहे हैं, अगर ऐसे पोर्टेबल मूवी या तो पोर्टेबल टॉकी मशीन बनाएंगे, तो ठाकुर जी का विचारधारा को प्रचार प्रसार करने के लिए बहुत ही सुविधा होगी। तो इसीलिए ये जो क्लियरेंस रखना है किसी के सामने, तो ठाकुर जी का भावधारा को हम लोग बोलने से लोगों को उतना इजीली समझ नहीं आएगा, और हमारा करेक्टर में वो इतना जल्दी वो रिफ्लेक्ट भी नहीं होता है। नहीं तो हमारे करेक्टर में उतना रिफ्लेक्ट होता, ठाकुर जी जैसे बोले हैं उसी हिसाब से अगर हमारे करेक्टर में रिफ्लेक्ट होता, तो भी हम लोगों को देख के सामने वाले लोग जो हैं वो अटैच या अट्रैक्ट हो जाते। मगर हम लोगों का इतना जल्दी परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए ठाकुर जी बोलते हैं, ये थिएटर, सिनेमा, यात्रा, यात्रा में भी मतलब ये सब चीजें दिखाया जाता है, और थिएटर में भी दिखाया जाता है, कथा कथा में भी बताया जाता है, जाजम में वक्तृता में, नाटक में, नोवेल, गीत, ये सब में, ये सब जो प्रचार प्रसार का माध्यम है, इस ठाकुर जी का भावधारा को जैसे हम लोग रामायण महाभारत में ये सब देख देख के ये सब बहुत कुछ जानकारी हम लोग रखते हैं। तो इसीलिए ठाकुर जी बोलते हैं, रामायण महाभारत ये अमर साहित्य है, ये जुग जुग तक इसका जो पॉपुलैरिटी वो जुग जुग तक बना रहेगा। ऐसे ठाकुर जी का ये भावधारा हम लोग इस मशीन के जरिए अगर रखेंगे, तो इसका पॉपुलैरिटी ऐसे बढ़ता रहेगा। फिर ठाकुर जी बोलते हैं कि समाज के बहुत लोग हैं जो इष्ट के पथ में चलना, और उसके लिए मतलब वो समझ नहीं आता है कि कैसे चलूं, कैसे क्या करूं, सामने वाले से कैसे बिहेव करूं। तो इसीलिए ठाकुर जी का ये बातें सबको समझना मुश्किल हो जाता है। इस प्रसंग में श्री श्री आचार्य देव बोले हैं कि हम लोगों को ना इंजन बनना पड़ेगा। इंजन कैसा, सारे डब्बा को मतलब खींच के लेके जाते हैं, ऐसे ही हम लोगों को एक एक करके इंजन बन के सबको, समाज के जितने लोग हैं सबको अगर ऐसा खींच के लेके चलेंगे, तो वो लोगों का भी उन्नति संभव होगा, और इष्ट के पद में चलने के लिए वो लोगों को आसानी होगी। तो इसलिए
हम लोगों को उस हिसाब से रेडी होना पड़ेगा। और ठाकुर जी इसीलिए बोलते हैं आर्य कृष्टि बना के घर-घर में ठाकुर जी की बातें, ठाकुर जी का भावधारा को पहुँचाना ज़रूरी है। फिर आश्रम की बात करते हैं। आश्रम या मठ जो है, यहाँ पे भी वो एजुकेशन की और सत्कर्म करने का वो प्रेरणा या इंस्पिरेशन दिया जाता है कि पहले के ज़माने में आश्रम हुआ करते थे, मठ हुआ करते थे। वहाँ पे जब बच्चे 5-7 साल हो जाते थे, तभी वहाँ पे भेजा जाता था और वहाँ पे अपना काम अपने ही हाथों से करना पड़ता था, एजुकेशन करना पड़ता था। फिर खाना बनाना पड़ता था। खाना का प्रबंध करने के लिए इधर-उधर सब कुछ करना पड़ता था। फिर गुरु के साथ बैठ के कैसे अपना कैरेक्टर को मतलब उस हिसाब से परिवर्तन किया जाता था। वो वो सब शिक्षा जो है वो मठ या आश्रम के माध्यम से बहुत इजीली मतलब होता था। इसीलिए आश्रम या मठ जो है वो इष्ट और सत्कर्मों को प्रेरणा देने के लिए बहुत ही सहायक था। आजकल भी हम लोगों ने देखे हैं कि कहीं-कहीं क्रिश्चियन लोगों का जो स्कूल है, वो कॉन्वेंट स्कूल है, वहाँ पे भी उस हिसाब से पढ़ाया जाता है। मगर जो भावधारा ठाकुर जी चाहते थे, उस भावधारा का अवहेलना अवहेलना किया जाता है। क्योंकि ठाकुर जी बोलते हैं थे कि लड़का और लड़की एक साथ पढ़ने से पढ़ाई के साथ-साथ जो काम प्रवृत्ति है, ये बहुत हद तक जागृत होता है और इससे जो हम लोग फल एक्सपेक्ट करते हैं, उससे उल्टा फल मतलब उससे उल्टा रिजल्ट अपने को मिलता है। तो लड़का-लड़की एक साथ पढ़ना, ये ठाकुर जी के विचारधारा में मतलब ये उचित नहीं था। इसलिए ठाकुर जी ने तपोवन और बीनापानी विद्यालय का उपस्थापना किए हैं। तपोवन में देखा जाता है कि सारे लड़कियां पढ़ाई करते हैं और बीनापानी विद्यालय में लड़कियां पढ़ाई करते हैं। ठाकुर जी इसीलिए बोलते हैं एक जोगते করলে পড়াশোনা मतलब वो क्या होता है और काम का ये जो प्रवृत्ति है वो बहुत मतलब आगे जाके सब मतलब विनाश की ओर लेके चला जाता है। जैसे हम लोग आजकल देखते हैं जो भी लव मैरिज वगैरह होता है वो एक या तो मतलब इसके साथ ही होता है जिसके साथ पढ़ाई करते हैं कॉलेज लाइफ में, तो उसके साथ ही उसका शादी ब्याह हो जाता है। इसीलिए तभी हम लोग देखते नहीं है कि हमारा बच्चा कैसा है और जो लड़की के साथ मेरा लड़का का शादी होने जा रहा है उसका खानदान कैसा है। तो इस तरह का जो शिक्षा व्यवस्था है इससे अपने समाज को सुधारने के लिए फिर ये ठाकुर जी का भावधारा की जरूरत है। इष्ट कर्म करके और इष्ट के जो भाव प्रेरणा है उसको समाज में ऐसा प्रचार प्रसार करके सभी को मतलब इष्टमुखी करने की प्रेरणा हम लोग दे सकते हैं। तो इतना मैं कह के मेरा वाणी को यहाँ पे विराम देता हूँ। सबका मंगल परमपिता के चरण में करता हूँ। जय गुरु। जय गुरु। बहुत सुंदर भाव से श्रद्धेय श्री जगतपाल दा विषय वस्तु का आलोचना किए हैं। और दादा जो बोले हैं कि गांव में मतलब फिल्म के जरिए सबको ठाकुर जी का भावधारा को दिखाया गया है और बहुत लोग इकट्ठा हुआ। ये बहुत सुंदर चीज है और यही करना चाहिए एक्चुअली ठाकुर जी को भाव में उद्बुद्ध करने के लिए मीडिया का हेल्प लेके। एक्चुअली मैं शेयर करना चाहूंगा जब मैं यूरोप सत्संग ज्वाइन किया था लास्ट सितंबर में, तो तभी मैंने देखा कि वो लोग सत्संग ये उत्सव जो जब हो रहा था तो उन्होंने एक वीडियो चलाया था पहले। फर्स्ट 10-15 मिनट्स का एक वीडियो बनाए थे और वो वीडियो सब लोग बहुत शांति से और गौर से देख रहे थे और उसमें डिटेल क्रोनोलॉजिकली की ठाकुर की जीवन धारा जन्म से लेके एकदम काम लास्ट एज तक बताया गया है क्रोनोलॉजिकली।
तो वो देख के सभी लोग बहुत उद्बुद्ध है, मेरे को भी बहुत अच्छा लगा था। और दूसरी एक चीज देखा था कि उधर एक इंटरेक्टिव सेशन बनाया था, कुछ क्वेश्चन दे रहे थे, ग्रुप बनाए थे, छोटा छोटा स्मॉल स्मॉल ग्रुप, और क्वेश्चन दे रहे थे, और क्वेश्चन का आंसर लिखना था, और आंसर लिखने के बाद वो बाद में वो आंसर को डिक्लेयर करना पड़ता था, और तभी सभी लोगों का पता चलता था कि वो उसका आंसर क्या है। मतलब इंटरैक्टिव टाइप का सेशन बनाए थे। तो ऐसा करके जो उत्सव को बहुत और ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज्यादा इंटरैक्टिव बनाने का कोशिश किया वो लोग। तो ये चीज हम लोग भी इधर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हम सोच सकते हैं ऐसे हम कर सकते हैं क्या। तो ये मेरा एक सजेशन है। अभी मैं आलोचना करने के लिए श्रद्धेय शशिकांत दादा को अनुरोध करूंगा आलोचना करने के लिए इस विषय वस्तु का ऊपर। जय गुरु दादा। जय गुरु, सबको जय गुरु। बहुत सुंदर भाव से ब्रिजेश दा और जगतपाल दा भी आलोचना कर रहे थे। जो ठाकुर जी का भावधारा आइडियोलॉजी, ये आइडियोलॉजी को श्री ठाकुर जी कल जो हम पढ़ रहे थे, जे शांतिदा को श्री ठाकुर जी बोल रहे थे जे जाके केष्ट दा ठाकुर जी का जो आइडियोलॉजी के बारे में उस टाइम में बहुत तत्परता दिखा रहे थे, उसको ठाकुर जी का सत्संग आंदोलन को स्प्रेड करने में। अभी यही जो पर्याय हो रहा है डीपी वर्क का माध्यम से, बट लोग के पास पहुंचने के लिए लोग तो जाके पहुंच रहे। जो माध्यम श्री ठाकुर जी बोलते थे पाला दास खटिया, तब मीडियम जो था चलचित्र, पेपर, न्यूज पेपर, ये सब मीडियम था। बट अभी जो मीडियम है वो कम्प्लीटली चेंज हो चुका है और कुछ मीडियम स्क्रैप हो चुका है ही नहीं। तो जैसे गीति नाट्य वगैरह बहुत कम हो गया अभी। तो इसमें मैं बचपन में जब गीति नाट्य वगैरह देखता था, इसका लव कुश का शिक्षा के बारे में होता था, तो मन में एक छाप बैठ जाता चित्र के माध्यम से। जब मैं एक ड्रामा देखता था, जे भरत कैसे जाके रामचंद्र जी का कठोर वगैरह लेके आते हैं, तो जो उपाख्यान है जो आधा घंटा 1 घंटा में वो गीति नाट्य बनाते थे, वो मन के ऊपर बहुत प्रभाव डालता था इंस्टेड ऑफ वो स्टोरी सुनने के बावजूद। तो वो ठाकुर जी बोल रहे हैं जी तुम्हारा मेरा जो बातें है ये 1945 का बात है, तो हम 2026 में बैठ के आलोचना कर रहे हैं। अभी जो मीडियम है, कल जो सोमनाथ दा भी बोल रहे थे, जो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, मैं विजय दा, दिनेश भाई, सोमनाथ दा, मनोरंजन का भी ऐड किए थे। तो हर दिन एक प्रयास में करता हूँ कुछ लोग को ऐड करके ठाकुर जी का भावधारा को कैसे स्प्रेड किया जाए, बातें करें एटलीस्ट आधा घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट। एक तो ठाकुर जी बोले हैं जैसे संगठन के रूप से श्री ठाकुर जी का बातें को पहुंचाने के लिए, जो दिनेश दा बोले थे, अच्छा एक कहीं पे एक ग्रुप ऑलरेडी डेवलप किए हैं सत्यम सोनका एक बाणी को 60 सेकेंड्स में एक शॉर्ट्स बना के यूट्यूब में ये करने के लिए। अभी यूट्यूब में हम लोग जो डाल रहे हैं उसमें 19 ओनली व्यू आ रहा है, 20, 25 के दिन 30, मतलब उनके हमारा ये जो हम लोग डाल रहे हैं उसके ऊपर और अट्रैक्टिव करना, रुचि नहीं है, देख नहीं रहे। इसको कैसे पहुंचाएं? सोमनाथ दा का एक अपील किए थे, जे ये जो यूट्यूब में हमारा जो डिस्कशन हम 1 घंटा करते हैं उसको हम यूट्यूब में डालते हैं, तो सबको बोले थे स्टेटस में रखने के लिए। मैं देखा बहुत कम लोग स्टेटस में रखे हैं। जो यहाँ पर 43 लोग ज्वाइन किए हैं, ये बातें को 43 लोग सुन के रख देंगे। यही तो जो रिसिप्टिव आजकल नामधान करने से जो स्थिर एवं ग्रहण क्षमता, ये ग्रहण क्षमता धीरे धीरे लोप हो जा रहा है। हम तो बहुत सारा आलोचना करते हैं, बट हम ये आलोचना को ग्रहण करके एग्जीक्यूशन कितना करते हैं, वो दैट इज इम्पोर्टेंट। और ठाकुर जी बोले मेरा भावधारा को प्रचार प्रसार करने के लिए हम प्रचार प्रसार मुंह से बहुत सारा चीज कर नहीं पाएंगे, कितना करेंगे। तो उसके लिए जो मीडियम है, जैसे इंस्टाग्राम में बोल रहे थे, वहाँ पर एक पेज खोले, कल दिनेश दा बोल रहे थे, हम लोग एक फेसबुक में पेज खोले पालावा सत्संग उपजना केंद्र, जिसमें 1 महीना में 3,500 का फ्रेंड रिक्वेस्ट आया, तो उनको अप्रूव करके रखें। तो वहाँ पर ये सब पोस्ट करें तो अंतत पक्षे बहुत सारा लोग देखेंगे ठाकुर जी का आइडियोलॉजी के बारे में। मैं भी स्टेटस में 2-3 ठाकुर जी का वाणी पढ़ता हूँ। सपोज मैं डेली 10-12 ग्रंथ पढ़ता हूँ ठाकुर जी का, सुबह वाणी ग्रंथ।
तो जैसे संबित, आदर्श विनायक, चलार साथी, पथकौड़ी, संज्ञा समीक्षा, स्वास्थ्य सदाचार, नारी नीति, सत्यानुशासन, बहुत सारा बुक्स सुबह पढ़ता हूँ। तो पढ़ने के टाइम में जोर से आवाज करके पढ़ने से एटलीस्ट कम्युनिकेट के माध्यम से आपका परिवार का 2 सदस्यों को आप सुना रहे हो। और इसमें जो तुमको ये बात 10-12 वाणी में जो सबसे अट्रैक्टिव और समाज में सबके लिए चाहिए, तो उसको एक फोटो करके इसको मैं स्टेटस में रखता हूँ। कुछ दिन से पहले ये ठाकुर जी का बातें सुनने के बाद मैं रखा, सो दैट ऑफिस में कभी-कभी बोल देते हैं, दादा इसका अर्थ क्या होता है, आप भेजे और समझ में नहीं आ रहा है। कि कोई सत्संगी पढ़ के भी कभी फ़ोन कर लेता है, दादा ये इसका अर्थ क्या है? बहुत अच्छा वाणी है। तो ये जो धीरे-धीरे प्रचार-प्रसार होगा, जब हम लोग प्रोएक्टिवली ठाकुर जी का भावधारा को लेके जाएँगे। आज जैसे माइंड में आज 10-25 घर जाएँगे। घर जाके ठाकुर जी का भावधारा के बारे में बताएँगे। जो अभी डीपीवार का निर्देश है, ये लोकेशन बेस्ड जाके अपडेट करना। कल हम लोग सोमनाथ को मैं वही बोल रहा था, हम लोग आज से स्टार्ट करते हैं। जितना भी पास में जितना भी लिस्ट है उसको जाके अटेंड करते हैं। ये जो ठाकुर जी का भावधारा, ठाकुर जी बोल रहे हैं जे मेरा बातें को एक छोटे-छोटे बुकलेट, पुस्तकें लिखकर उन्हें लेकर फ़िल्म चित्र बनाना चाहिए। तो मुझे अभी तक वो मूवी नहीं मिल रहा है। जैसे रामकृष्ण ठाकुर जी का एक मूवी देख के मेरा अंदर इतना भाव सृष्टि हुआ, ऑफिस के अंदर भी आँख से पानी आ गया। रोना आ जाता है ठाकुर जी का, जो रामकृष्ण ठाकुर जी का मूवी देख के। हमारा प्रभु जीसस के जो क्रूसिफिक्शन से पहले का अवस्था से जो उनका जो डिस्कशन है, ये है, वो बहुत सारा मूवी है, नेटफ्लिक्स में अवेलेबल है। तो इस टाइप का मूवी जो चलचित्र ठाकुर जी का भावधारा में बहुत विरल, कम है, बहुत कम है। लोग बनाए नहीं अभी तक। और जो बुकलेट बारे में बोल रहे थे अभी ब्रिजेश दा, जे मैं ओनली जस्ट छोटा सा एक मैरिज का स्टार्ट किया हूँ। तो बट उसमें थोड़ा सा ही डाला हूँ। बट ये मैं बोल सकता हूँ, ये प्रोक्रेस्टिनेशन हमारा है, आलस्य है। ठाकुर जी के बात बार-बार पढ़ने के बावजूद हमारा अंदर वो साड़ा प्रवणता सृष्टि नहीं होता है, ये सारे काम को किया जाए समय को मैनेज करके। तो छोटा-छोटा क्लिप्स किया जाए, जैसे सुस्तैनी हो गया, गृहस्थ आश्रम हो गया, ब्रह्मचर्य हो गया, सदाचार हो गया, एक-एक छोटा-छोटा टॉपिक के ऊपर। तो हाउ टू मैनेज योर सोशल लाइफ, हाउ टू मैनेज योर जॉब, बिजनेस लाइफ, व्यक्तिगत जीवन कैसे होना चाहिए। तो गर्भावस्था के ऊपर भी टॉपिक है, बहुत सारा ठाकुर जी बोल रहे हैं। संतान चर्या के ऊपर बहुत सारा बोले हैं। तो ये जो बातें एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत बोले हैं। जितना भी गीता श्री ठाकुर जी का श्लोक है, मैं देखता हूँ आलोचना प्रसंग में हर 10 पेज की 15 पेज 20 पेज में गीता का एक श्लोक आता है और उसको ठाकुर जी डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो वो सब उठा के लेके एक गीता श्री ठाकुर और श्री कृष्ण ठाकुर के बीच में कंपैरिजन किया जाए, जो गीता में क्या था और ठाकुर जी उसको कैसे एक्सप्लेन किए हैं आज का मॉडर्न वर्ल्ड में, वो भी हो सकता है। बाइबल में जहाँ पर वाणी आता है तो उसको अलग करके लेके जा सकता है। ऑलरेडी इस्लाम प्रसंग करके सेपरेट सेगमेंटेड बुक है, जहाँ जहाँ इस्लाम प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में बोला गया है, उसको एकत्रित करके एक बुक्स भी सेपरेटली सेगमेंटेड ऑलरेडी हो चुका है। बट वो मोटा बुक्स है, उसमें छोटा-छोटा चीज़ उठा के लेके जो एक मुस्लिम भक्त के उनका प्रॉफिट को कैसे वो प्रॉपर्ली समझ पाए, उनके पास पहुँचाना। ये जो ठाकुर जी बोल रहे हैं, जो छोटा-छोटा बुकलेट करना, तो बट मैं आज पढ़ने के बाद एटलीस्ट प्रयास करूँगा इसको कैसे त्वरान्वित किया जाए। सोच तो है, ब्रजेश दा में हम लोग डिस्कशन किए, सोमनाथ दा के साथ, विजय दा के साथ बहुत बार डिस्कशन किए हैं। बट अभी तक हम लोग में ब्रजेश दा काफ़ी बना के रखे हैं, बोल रहे थे। बट अभी उसको कैसे थोड़ा सा एनहांस करके प्रॉपर बना के लोग के पास पहुँचाना। जो किसी का मैं देखा जब धृतिमान दा इधर आए थे अभी अलावा सत्संग में, जब एक सोस्तैनी के बारे में कुछ डाउट हुआ, वो विदिन 3 सेकेंड 3 वीडियो वो व्यक्ति को भेज दिए। तो हाँ, इंद्रजीत के साथ बात हो रहा था, तो उनको भेज दिए। तो वो देखने के बाद 1 घंटा 2 घंटा देखने के बाद तो उनका काफ़ी जो डाउट्स था वो क्लियर हो गया, और जो डाउट था फिर हमारा डिस्कशन में बात हो जाता है। ये जो
वीडियो टाइप का उनके पास अवेलेबल था, वो रखे थे, तो उस टाइप का हमारा पास एक इंडेक्सिंग बनना चाहिए, तो जिससे हमको कोई कुछ क्वेश्चन करे तो हम फटाक से वहाँ से निकल के उनको दे सके, सो दैट श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी जो परफेक्टली उनका श्रीमुख निश्चित, तो हमारा बोलने के माध्यम से बहुत सारा चीज व्यर्थ अर्थ में चला जाता है। क्यों? बट आज इट बहुत कम लोग बोलते हैं, आज इट पढ़ के लाइन बाय लाइन आपको बहुत कम लोग दुनिया में मिलेंगे, जो भी मिलेंगे सब उसमें थोड़ा सा टॉप अप डाल के बोलते हैं, तो जो ये अर्थ में चला जाता है। इसीलिए श्री श्री ठाकुर जी यहाँ पर जो बोले हैं, जो मनुष्य के भीतर अकाल अर्थात मनन धारा का परिवर्तन लाना हो तो थिएटर, सिनेमा, जात्रा, कथाकथित जाजन, भाषण, नाटक, नॉवेल, गीत और वास्तविक कर्मदीपन, ये जो वास्तविक इष्ट चलन वो इम्पोर्टेंट होता है, वाइटल पार्ट, जो मनुष्य को ठाकुर जी को कैरी करने के लिए। मेरा दैनंदिन जीवन जापन में मैं कैसे खान पान कर रहा हूँ, मैं कैसे पोशाक पहन रहा हूँ। अभी देखा है कि ऑडियो कल रात को फेसबुक में गाना गा रहा है ईश्वर का, भाव बहुत अच्छा है, बट पोशाक परिच्छन के प्रति ध्यान नहीं दिया, पोशाक परिच्छन के प्रति ध्यान नहीं दिया, जे के नारी का पोशाक परिच्छन कैसे होना चाहिए, पुरुष का कैसे होना चाहिए, अभी जो जगत पालदा बात कर रहे थे उसके प्रति कोई संस्कार नहीं, तो लोग को इम्पैक्ट नहीं करता है, छूता नहीं है। इसीलिए श्री ठाकुर जी बोलते हैं जो मीडियम है, तो सबसे बड़ा मीडियम तुम हो, क्योंकि तुमको देख के ईश्वर को जीवन वल्लभ कैसे है लोग समझेंगे। और मेरा वो जो मुझे खुद को परिवर्तन करना, उसके ऊपर काम जरूर 100% करना चाहिए। ये मेरा जीवन कैसा होना चाहिए, जैसे देखने से ठाकुर जी को लोग अनुभव कर पाएंगे। ठाकुर जी बोल रहे इन्हें देखकर मनुष्य का ब्रेन, मस्तिष्क का एडजस्टर नियंत्रण होता है और उसी के अनुसार वो चलते हैं। श्री जी ठाकुर जी बोलते हैं जे प्रत्येक मनुष्य का जो ये संचार क्षेत्र होना चाहिए, जो मठ के बारे में बोल रहे हैं, सत्संग केंद्र है, सत्संग विहार है, जो आज का डेट में जो मॉडल है सत्संग विहार एंड सत्संग केंद्र और उपासना केंद्र, ये ठाकुर जी का जो बड़ा परिकल्पना को वास्तव रूप में यही रूपायित करेगा, और ये कर रहा है अभी। जो उपासना केंद्र ठाकुर जी का जो इच्छा था, जो एक निशा निवारण केंद्र हुआ के, तो आप देखो यहाँ पर 60-70 उपासना केंद्र है मुंबई में, बट कोई उपासना केंद्र आज तक निशा निवारण केंद्र बन पाया है क्या? बट इसमें परम पूज्य श्री श्री आचार्य देव, हम लोग जो 2023 में गए थे, तो बोल रहे हैं एक उपासना केंद्र, तो मैं जाके पॉइंट में देखा, उपासना केंद्र का जो पॉइंट है 1921 पॉइंट है, उसमें लिखा हुआ है जो प्रत्येक उपासना केंद्र एक निशा निवारण केंद्र बनेगा। तो ठाकुर जी का जो सोच है, वो जो सोच को एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत इस व्यक्तिगत भाव से तो साधन भजन सामूहिक संगठित रूप में करना पड़ेगा, नहीं तो उनका इच्छा को, जो विश को फुलफिल करना इतना इजी नहीं। ठाकुर जी का बहुत बड़ा इच्छा था। तो आज का विषय वस्तु जितना समझ में आया मैं आलोचना किया, समय हो चुका है प्रार्थना का, और जय गुरु सबको। जय गुरु दादा। श्रद्धेय श्री शशिकांत दादा बहुत सुंदर भाव से विषय वस्तु का आलोचना कर रहे थे, और आज का विषय वस्तु बहुत अच्छा था और इम्प्लीमेंट करने का कोशिश हम लोग कर रहे हैं। हाँ, जो अपील आप किए थे दोबारा कर दीजिए, सो दैट एटलीस्ट लोग व्हाट्सएप में ठाकुर जी का जो हमारा जो ये यूट्यूब का एटलीस्ट 2 लोग तो सुने। 1920 हिट मतलब क्या? तो सबको मेरा अनुरोध है, आप में इस यूट्यूब जो आज का आलोचना को मैं डालूंगा, तो एटलीस्ट आपका व्हाट्सएप में रखिए, सो दैट आपका फ्रेंड्स, ऑफिस कलीग जो दीक्षा नहीं लिए वो लोग भी अच्छा बात सुनेंगे, तो फिर आकर्षित होंगे ठाकुर जी के प्रति। तो कंपल्सरी ये थोड़ा 20 सेकंड लगेगा उसको रखने में, तो आप जैसे मैं पोस्ट करता हूँ तो आप रख देंगे, तो वो अच्छा रहेगा। जय गुरु सबको। जय गुरु दादा। एक्चुअली इनिशियल आइडिया मंजूषा माँ दिए थे, तो मैं सबके पास अपील करता हूँ एक बार सब अपना स्टेटस में ये रखिए आलोचना प्रसंगों का जो वीडियो सीधा भेजते हैं उसको स्टेटस में रखें। जय गुरु सभी दादा माँ को जय गुरु, लोक दादा जय गुरु, शशिदा जय गुरु, जय गुरु लंकर दा, सत्संग दा जय गुरु, अच्छा लग रहा है। जय गुरु ब्रजेश दा जय गुरु, जय गुरु, पंकज दा जय गुरु, सबको जय गुरु, पंकज दा जय गुरु, दर्शन मणि दा जय गुरु, जय गुरु, सभी दादा माँ को जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु।